हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वैसे तो हम अपनी पिछली वाली क्लास जो है इसमें शुरू कर चुके थे। हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने अध्ययन किया मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 सेकंड का वर्णन है। इन्हें भाग 3 जो है उसको क्या कहा गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा। हमने मौलिक अधिकारों की प्रकृति के बारे में चर्चा की, यानी कि उनकी विशेषताओं के बारे में, कितने कितने प्रकार के होते हैं। ओरिजिनली संविधान में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे, और अब वर्तमान में कितने? 6 मूल अधिकार हैं। इसके साथ ही हमने अनुच्छेद 12 का डिस्कशन किया, जिसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। हमने अनुच्छेद 13 को जाना, और अनुच्छेद 13 जो है ये संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि देखिए न्यायपालिका को इस बात की पावर देता है, इस बात की शक्ति देता है कि अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है, कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, तो न्यायालय ऐसे कानून का, ऐसी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो फिर वो उस विधि को, उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मौलिक अधिकार एक्चुअल में होते क्या हैं? मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं? तो ये देश के संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। तो हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो हमें किसके द्वारा दिए गए हैं? हमारे देश के संविधान के द्वारा। देखिए, अगर हम अमेरिका की अगर हम बात करें तो मूलतः उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, और स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में जो प्रारंभिक जो संशोधन किए गए थे वो किसको लेकर के किए गए थे? मौलिक अधिकारों को जोड़ने के लिए। लेकिन हमारा जो संविधान था उसमें मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रारंभ से ही मौजूद थे। हाँ, इतना ज़रूर है कि शुरुआत में जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी 7, और अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है उनकी संख्या है 6। तो हमने मौलिक अधिकार जो है वो कौन से देश से हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित है, प्रेरित है? तो ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। और भाग 3 जो है उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? मैग्ना कार्टा की। तो ये सब थी छोटी सी बातें जो आपने एक तरीके से आपके लिए रिवीजन है। आज जो हम बात करेंगे वो है अनुच्छेद 14 से हम शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे समानता के अधिकार की। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी। जो समानता के अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। यानी समानता के अधिकार को जो संविधान में पोजीशन दी गई है वो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। देखिए, अनुच्छेद 14 जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसमें 2 बातों का उल्लेख है। 2 बातें कौन कौन सी? एक तो ये है कि विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित है। विधि के समक्ष समानता क्या चीज़ है? ये जो विचार है, ये जो विधि के समक्ष समानता है, ये किस पे बेस्ड है? ये A.V. डाइसी एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हुए हैं, उनके द्वारा दिए गए विधि के शासन सिद्धांत पर बेस्ड है, उस पर आधारित है। तो विधि का शासन क्या कहता है? विधि का शासन अवधारणा क्या चीज़ है? देखिए, ये क्या कहता है ये चीज़? ये कहती है कि विधि सर्वोच्च है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ठीक है, चाहे कोई अधिकारी है चाहे कोई कर्मचारी है, चाहे कोई बेरोजगार व्यक्ति है, तो सब क्या है? विधि के समक्ष बराबर है, समान है। विशेषाधिकारों का अंत। तो इस प्रकार से जो विधि के समक्ष समानता का जो अवधारणा है वो क्या कहती है? विशेषाधिकारों का अंत, विधि के समक्ष सभी बराबर है, सभी समान है, यानी विधि सबके लिए क्या करेगी? समान व्यवहार करेगी, और विधि जो है वो सर्वोच्च है। इस प्रकार से
और ये जो हमने विधि के समक्ष समानता जो हमने लिया है, ये कहाँ से लिया है कॉन्सेप्ट? ये हमने लिया है ब्रिटेन से, क्योंकि हमने किसकी बात की अभी? ब्रिटिश जूरिस्ट की A.V. डाइसी, और वो कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जो लिया है वो ब्रिटेन से लिया है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है? एक तरीके से नेगेटिव है, नकारात्मक अवधारणा है। कैसे? अभी हमने बात की कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के समक्ष कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई सब सब क्या है? बराबर हैं। तो यानी कि कानून के समक्ष क्या सब लोग बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। भेदभाव तो करना पड़ेगा, अलग अलग नियम तो बनाने पड़ेंगे, अलग अलग नियम होंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आप कोई परीक्षा देते हैं, उसमें एक टेस्ट होता है आपका शारीरिक दक्षता का, और शारीरिक दक्षता के टेस्ट में आपके साथ में क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति खड़ा है, फिज़िकली फिट, जिसको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो कि दिव्यांग है। ऐसे में अगर ये नियम बना दिया जाए कि दोनों को इतने समय में ये रेस पूरी करनी है, या यूँ कहा जाए कि देखते हैं कि दोनों में से कौन फर्स्ट आता है, तो ये सही नहीं है। तो यानी क्या होगा? राज्य जो है वो अलग अलग नियम बनाने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या है? ये एक नकारात्मक अवधारणा है। दूसरा हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है कि विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, अब एक चीज़ इसमें मिस हो गई है, उसको मैं ले लेती हूँ। जो हमने अभी बात की विधि के समक्ष समानता की, उसमें क्या है? कुछ अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे आप सबसे पहले देख रहे हैं कि अनुच्छेद 361 के अंतर्गत राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कुछ इसमें छूट प्राप्त है, कुछ उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं। कैसे? राष्ट्रपति या राज्यपाल, उनका जो कार्यकाल है, जितने टाइम पीरियड में अपने पद पे रहे हैं, तो ऐसे में मान लीजिए उनके द्वारा कोई कार्य किया जाता है या कोई डिसीज़न लिया जाता है, तो वो अपने किए गए कार्य के लिए या लिए गए निर्णय के लिए देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। ये उनको एक छूट प्राप्त है। इसी प्रकार से देखिए कि उनका जो उन जितने टाइम तक वो अपना उनका जो कार्यकाल है, तो उस दौरान उनकी गिरफ्तारी के लिए या उनको कारावास के लिए न्यायालय से कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं की जा सकती है। ये भी उनको छूट प्राप्त है। तो ये क्या हुआ? अपवाद हुआ। अभी तो हमने क्या कहा था कि विधि के समक्ष समानता, और अभी हम क्या कह रहे हैं? इसमें ये अपवादों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ संवैधानिक निषेध की व्यवस्था जो है वो की गई है। इसी प्रकार से और हम अपवादों की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 31C की हम बात करें, ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए राज्य जो है वो क्या करता है कि नीति निदेशक तत्व, ठीक है, इनको हम बाद में अध्ययन करेंगे। नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए क्या करता है? राज्य ने को नियम बनाया, और वो नियम अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या ग अगर उसमें इंक्लूडेड है, तो उसे उस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। इसे सिंपल तरीके से समझें तो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है इसमें कि जहाँ पे अनुच्छेद 31 ग आता है, वहाँ से क्या होता है कि आर्टिकल 14 जो है वो चला जाता है। तो ये क्या हुआ? एक अपवाद हुआ। आपको इसमें ज़्यादा डिटेल में अपने आंसर में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ एक्सेप्शन के तौर पे जब इसमें एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? इसमें इन एक्सेप्शन को, एक या दो एक्सेप्शन को उसमें बताना है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे हमने राज्यपाल की और राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की चर्चा की, वैसे ही क्या होता है कि जो विधानसभा के सदस्य हुए या संसद के सदस्य हुए, तो उनको भी क्या होता है कि इस संबंध में कुछ छूट प्राप्त होती हैं। जैसे मान लो कि संसद की कार्यवाही चल रही है, तो या वो समिति के सदस्य बने हुए हैं, और ऐसे में क्या हो कि उनके द्वारा कोई बात कही जाती है या उनके द्वारा कोई मत दिया जाता है, तो ऐसे में न्यायालय में कोई कार्यवाही उनके अगेंस्ट नहीं की जा सकती। ये भी उनको एक छूट प्राप्त है। तो विधि के समक्ष समानता के हमने अपवाद पढ़े। आगे हम बात करते हैं विधि के समान संरक्षण की।
विधि के समक्ष समानता जो थी वो तो क्या थी, एक नकारात्मक अवधारणा, और विधियों का समान संरक्षण जो है वो क्या है, एक सकारात्मक विधि है। अब ये हमने कहाँ से ली है, हमने अमेरिका से ली है। इसके अंतर्गत क्या है कि देखिए, ये राज्य को कुछ करने का निर्देश देती है, डायरेक्शंस देती है। यानी कि कानून जो है वो अलग अलग वर्गों के साथ में अलग अलग व्यवहार कर सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि महिलाओं के संबंध में क्या कर सकता है कानून, अलग नियम बना सकता है, या जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए क्या कर सकता है, अलग नियम बना सकता है। तो ये था विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत हमने दो बातें पढ़ी, एक तो विधि के समक्ष समानता और एक विधियों का समान संरक्षण। आगे हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 क्या चीज़ है? देखिए, इसे मोटे तौर पर जाना जाता है कि यह है सामाजिक समानता का अधिकार। ठीक है, और वैसे इसमें क्या बातें कही गई हैं? इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, इनके आधार पे विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी किसी भी तरीके का भेदभाव की मनाही है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है। तो आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत क्या बात कही गई है। देखिए, सामाजिक समानता का अधिकार, जैसे कि नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि समाज में सबको क्या मिले, समानता मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। तो इसके लिए अब राज्य को अपनी तरफ से कुछ कार्यवाही करनी आवश्यक थी। पहले क्या होता था कि जातिगत भेदभाव के आधार पे, छुआछूत के आधार पे कई प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लागू थे। तो संविधान में व्यवस्था की गई कि सबको समाज में समानता का अधिकार मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अनुच्छेद 15(1) की। यहाँ पे देखिए क्या व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत। इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है, और क्या निर्देश दिया गया है कि वो 5 आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये 5 आधार कौन कौन से हैं? ये 5 आधार हैं धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान। ठीक है, या इनमें से किसी के भी आधार पे कोई विभेद यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये है अनुच्छेद 15 की धारा 1। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) की। इसमें नागरिक को निर्देश दिया गया है, और क्या निर्देश दिया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, यानी कि वही 5 आधार, या इनमें से किसी के आधार पर कोई निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंधन नहीं लगाएगा, यानी कि किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जैसे कोई सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान है, जैसे मान लीजिए सिनेमा हॉल है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस कास्ट के लोग या इस धर्म के लोग इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। कोई होटल हुआ, कोई दुकान हुई, कोई पब्लिक प्लेस हुआ, कोई मान लीजिए प्लेग्राउंड है, कोई बाग बगीचा है, तो ऐसे में वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि फ़लाँ जेंडर के लोग उसमें जा सकते हैं, फ़लाँ कास्ट के लोग उसमें जा सकते हैं, फ़लाँ धर्म के लोग उसमें जा सकते हैं। इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये तो बातें थी 15(1) और 15(2) की। आगे हम बात करते हैं 15(3) की। अब देखिए, अभी हमने एक बात कही थी कि 5 आधारों के आधार पे जो 5 हमने जो बेस बताए हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, इनके आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ का उल्लेख है लिंग, जेंडर। अब अनुच्छेद 15(3) जो है वो एक अलग डिफरेंट बात कह रहा है, इसको समझिएगा। अनुच्छेद 15(3) क्या कह रहा है?
अभी तो हमने बात की थी कि जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यहाँ पे क्या है कि राज्य के द्वारा देखिए, राज्य अगर चाहे तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, मतलब उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत ये बात शामिल है। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखिए राज्य जो है वो महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के विकास के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करता है तो वो कर सकता है, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। ये बात है अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(4) की। 15(4) और 15(5) ये जो दोनों धाराएं थी, यानी कि 4 और 5, ये संविधान में मूलतः शामिल नहीं थी। ठीक है, यानी कि जो संविधान बना था, लागू किया गया था, तो उसमें ये दोनों धाराएं उस वक्त शामिल नहीं थी, इनको बाद में जोड़ा गया है। 15(4) जो है, यानी कि अनुच्छेद 15 की जो धारा 4 है, उसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अब ये धारा क्या कहती है? इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। अब देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति और जाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनका उल्लेख है। इसको आप सिंपल तरीके से समझिए तो जब शिक्षण संस्थानों में प्रवेश होता है, एडमिशन्स होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए क्या होता है, एक अलग मेरिट बनती है। ठीक है, एक अलग मेरिट लिस्ट होती है। तो इसी का ही परिणाम है, इसी का ही एक प्रावधान है। और इस पार्ट को किसके द्वारा जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे है अनुच्छेद 15(5). जाहिर सी बात है कि जब 4 को जोड़ा गया था तो 5 जो है वो भी संविधान में मूलतः शामिल नहीं था, इसको भी बाद में जोड़ा गया, और इसको जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत ये प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, साथ ही जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनके उत्थान के लिए जो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है और साथ में जो निजी शैक्षणिक संस्थान है, उनमें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो बात आ रही है वो किसकी आ रही है? निजी शैक्षणिक संस्थाओं की, साथ साथ जो उच्च शैक्षणिक संस्थान है उनकी भी। देखिए ये जो आरक्षण का जो प्रावधान है, ये जो अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं उन पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 15(5) जो है वो किसके द्वारा शामिल किया गया था? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा उसको संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से इससे जो उच्च शिक्षण संस्थान है उनमें भी जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, SC हैं, ST हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया जा सकेगा। तो आज हमने समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 को पढ़ा, अनुच्छेद 15 को पढ़ा। अभी आगे अनुच्छेद 16 बाकी है, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। इन तीनों का हम अध्ययन करेंगे आगे की क्लासेस में। थैंक यू।